यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां शांति की तलाश में गया एक आदमी खुद ही अपनी मौत का बुलावा बन गया। या शायद नहीं, यह सब तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे समझते हो। मिलिए विनोद से। अधेड़ उम्र का, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे। शहर की भागदौड़, शोरगुल और लोगों की बकवास से उसका दम घुट चुका था। उसे बस शांति चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां कोई उसका सिर न खाए। और इस शांति की तलाश में उसने एक पुरानी जर्जर हवेली खरीद ली। नाम था उसका खंडहर हवेली या शायद भूतिया महल। उसे याद नहीं, क्योंकि उसके लिए यह बस ईंट पत्थर का एक ढेर था जिस पर उसे अपनी बची खुची जिंदगी बितानी थी। हवेली शहर से कोसों दूर एक घने जंगल के किनारे पर थी। धूल से अटी, मकड़ी के जालों से भरी और एक अजीब सी सीलन भरी गंध हमेशा हवा में तैरती रहती थी। खिड़कियों के शीशे टूटे थे, दरवाजे चरमराहट करते थे और हर कोने से एक अजीब सी उदासी झांकती थी। विनोद ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी चीजें ऐसी ही होती हैं, उसने मन ही मन बुदबुदाया था। अब हर जगह नया नया तो मिलेगा नहीं। गांव के कुछ लोग जो गलती से उसके रास्ते में आ गए थे, उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। साहब, वो घर अच्छा नहीं है, वहां आत्माएं भटकती हैं। विनोद ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा था। अरे मूर्खों, ये 21वीं सदी है, आत्माएं नहीं, बस चूहे और छिपकलियां ही भटकती हैं। जाओ अपना काम करो। उसने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया था, अपनी चिड़चिड़ी प्रकृति के अनुरूप। उसे लगा था कि ये लोग बस उसे बेवजह परेशान कर रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। विनोद अपनी किताबों में खोया रहता या बस खाली दीवारों को घूरता रहता। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। पहले तो ये बस छोटी मोटी बातें थीं। रात को अजीबोगरीब आवाजें, जैसे कोई रेंग रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो, उसकी सांसों को महसूस कर रहा हो। एक रात जब वह अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा कोई घटिया उपन्यास पढ़ रहा था, अचानक उसके सामने रखी चाय का कप अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गया। विनोद उछल पड़ा। यह क्या बकवास है, उसने गुस्से में कहा। उसने सोचा कि शायद भूकंप था या बिल्ली होगी, लेकिन वहां कोई बिल्ली नहीं थी। और भूकंप, इतनी हल्की आवाज। अगले दिन उसकी कुछ पसंदीदा किताबें जो उसने करीने से अलमारी में रखी थीं, बिखरी हुई मिली। पन्ने फटे हुए थे और कुछ पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। विनोद का माथा ठनका। अब यह कौन सा नाटक है। एक रात विनोद को अपने कमरे में एक स्पष्ट भयानक आकृति दिखाई दी। एक धुंधला साया जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसकी तरफ घूर रहा था। आकृति का चेहरा विकृत था, जैसे किसी भयानक पीड़ा में हो। विनोद ने पहले तो अपनी आंखें मली, सोचा कि यह नींद की कमी या थकान का नतीजा है। लेकिन जब वह आकृति उसके पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और उसके कानों में एक ठंडी सड़ी हुई फुसफुसाहट गूंजी, तू भी मरेगा जैसे मैं मरा, तब विनोद की सारी चिड़चिड़ाहट एक पल के लिए डर में बदल गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह पसीने से तरबतर हो गया। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो विनोद ने फैसला कर लिया, ठीक है, अब बहुत हुआ ये बकवास। ये जो भी है, मैं इससे निपटूंगा। मुझे शांति चाहिए थी और ये मुझे शांति नहीं दे रहा है। अब इसे मैं शांति से रहने नहीं दूंगा। उसने गांव के उन बूढ़े लोगों की बातें याद की और अपनी चिड़चिड़ी प्रकृति के साथ इस राक्षस से भिड़ने का मन बना लिया। यह अब सिर्फ डर की बात नहीं थी, यह उसके व्यक्तिगत अपमान की बात थी। विनोद ने हवेली की जांच पड़ताल शुरू की। वह हर कोने में गया, हर दीवार को ठोका, हर पुरानी चीज को खंगाला। उसे लगा कि यह कोई छिपी हुई चाल है, कोई मजाक। लेकिन जो मिला वह मजाक नहीं था। उसे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी धूल से सनी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें हवेली के पिछले मालिक, एक सनकी जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह की कहानी लिखी थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह एक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति था जो अपने नौकरों और परिवार पर अत्याचार करता था। डायरी में उसके काले जादू, तंत्र मंत्र और एक प्राचीन भयावह अनुष्ठान का जिक्र था, जिसके जरिए उसने किसी अंधेरी शक्ति को हवेली में बुलाया था।
उसने उस शक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में वह शक्ति उस पर ही हावी हो गई और उसे उसी हवेली में मारकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध दिया। जैसे जैसे विनोद डायरी पढ़ता गया, हवेली का माहौल और भयानक होता गया। दीवारों से खून रिसने लगा, हवा में सड़े हुए मांस की गंध तेज हो गई। साया अब और ज्यादा बार दिखने लगा और अब वह सिर्फ फुसफुसाता नहीं था, बल्कि भयानक चीखें मारता था। विनोद को अब नींद नहीं आती थी। उसे हर पल लगता था कि वह अकेला नहीं है। वह अब सिर्फ डर नहीं रहा था, वह चिढ़चिढ़ा रहा था। यह सब क्या बकवास है, मुझे बस एक अच्छी रात की नींद चाहिए। एक बार तो साये ने उस पर हमला भी किया। विनोद को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वह खांसता रहा, लेकिन साया छोड़ नहीं रहा था। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया। उसका गुस्सा अब चरम पर था। विनोद ने डायरी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी खोजी। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने उस शक्ति को एक प्राचीन ताबीज में कैद किया था और वह ताबीज किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था। विनोद को लगा कि यही उसका रास्ता है। अगर वह ताबीज ढूंढ लेता है तो वह उस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है या उसे हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकाल सकता है। यह एक झूठी जीत की उम्मीद थी। उसे लगा कि उसने अब समाधान ढूंढ लिया है। उसने ताबीज की तलाश में हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। वह रातों रात जागता रहा, टूटी हुई दीवारों, छिपी हुई अलमारियों और यहां तक कि हवेली के तहखाने तक में घुस गया। आखिर में एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति के पीछे उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक काला चमकीला ताबीज़ था जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही उसने ताबीज़ को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली में भयानक चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। साया उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा ठोस और भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से सड़ी हुई सांस निकल रही थी। साया ने ताबीज को छीनने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने उसे कसकर पकड़ रखा था। नहीं, यह मेरा है, अब यह सब खत्म होगा, विनोद ने गुर्राते हुए कहा। विनोद ताबीज के साथ कमरे से भागा, लेकिन साया उसके पीछे पड़ा था। साये ने हवेली में मौजूद हर चीज को उसके खिलाफ कर दिया। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, सीढ़ियां टूट गईं, छत से मलबा गिरने लगा। विनोद भागते भागते हवेली के सबसे पुराने और सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच गया। वह तहखाना जहां ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने अनुष्ठान किए थे। वहां साये ने उसे घेर लिया। वह अब सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि एक भयानक विकृत राक्षस का रूप ले चुका था, जिसकी आंखें खून से सनी थीं और जिसके पंजे नुकीले थे। राक्षस ने विनोद पर हमला किया, उसे जमीन पर पटक दिया। ताबीज उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। विनोद का सिर जमीन पर लगा और उसे लगा कि वह अब उठ नहीं पाएगा। राक्षस उसके ऊपर झुका, उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तूने मेरे खेल में दखल दिया मूर्ख, अब तू भी मेरी आत्मा की तरह इस हवेली में बंद कर रहेगा। विनोद को लगा कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, मैं हार गया, अब यह बकवास कभी खत्म नहीं होगी। यह उसका सबसे निचला बिंदु था। जमीन पर पड़ा हुआ विनोद ने अपनी अंतिम सांसें गिननी शुरू कर दी, लेकिन फिर उसकी चिड़चिड़ी प्रकृति ने एक बार फिर सिर उठाया। हार? मैं? कभी नहीं। उसके दिमाग में ठाकुर दिग्विजय सिंह की डायरी के कुछ और पन्ने कौंधे, जिनमें अनुष्ठान को पलटने और उस शक्ति को वापस भेजने का एक तरीका बताया गया था। लेकिन इसके लिए एक खास मंत्र और एक प्राचीन प्रतीक की जरूरत थी। विनोद ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने अपनी आंखों से राक्षस को घूरते हुए कहा, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा जिद्दी हूं। उसने अपने हाथ पैरों को घसीटते हुए ताबीज़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। राक्षस हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। उसे लगा कि विनोद बस तड़प रहा है। किसी तरह विनोद ताबीज तक पहुंच गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया कि डायरी में एक जगह लिखा था कि इस शक्ति को केवल तभी वापस भेजा जा सकता है जब इसे इसके मूल स्रोत से काटा जाए, और वह स्रोत था ठाकुर दिग्विजय सिंह का खून जो उस ताबीज में मिला हुआ था। उसे उस ताबीज को नष्ट करना था और साथ ही उस शक्ति को भी।
राक्षस अब पूरी तरह से विनोद पर हमला करने को तैयार था, लेकिन विनोद ने अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने ताबीज़ को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और राक्षस की तरफ देखा। बहुत हुआ यह नाटक, अब तो खत्म होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से ताबीज को जमीन पर पटका। ताबीज टूट गया और उसमें से एक काली चिपचिपी चीज निकली जो जमीन पर फैलने लगी। राक्षस ने भयानक चीख मारी जैसे उसे दर्द हो रहा हो। विनोद ने बिना समय गंवाए लाइटर जलाया और उस काली चीज पर फेंक दिया। आग भड़क उठी, काली चीज तेजी से जलने लगी और उसके साथ ही राक्षस भी। राक्षस का शरीर जलने लगा, उसकी चीखें और तेज हो गईं और उसका विकृत चेहरा अब और भी भयानक दिख रहा था। हवेली कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं। विनोद को लगा कि पूरी हवेली ढह जाएगी। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं और राक्षस धीरे धीरे एक धुएं में बदल गया जो ऊपर उठकर हवेली की छत की तरफ भागा और फिर एक भयानक धमाके के साथ गायब हो गया। आग बुझ गई, हवेली शांत हो गई। एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन इस बार यह शांति डरावनी नहीं थी बल्कि राहत भरी थी। विनोद वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, हाँफ रहा था। अगली सुबह विनोद उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। हवेली अब भी जर्जर थी, लेकिन वह भयानक घुटन भरी उदासी गायब हो चुकी थी। दीवारों से अब खून नहीं रिस रहा था और हवा में सड़ी हुई गंध भी नहीं थी। विनोद ने हवेली की मरम्मत का काम शुरू किया। उसने टूटे शीशे बदले, दीवारों को प्लास्टर किया और मकड़ी के जाले हटाए। वह अब भी चिड़चिड़ा था, लेकिन अब उसकी चिड़चिड़ाहट में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने उस राक्षस को हराया था, उस बकवास को खत्म किया था। गांव के लोग जब उसे देखने आए तो वे हैरान रह गए। हवेली अब भी पुरानी थी, लेकिन उसमें वह भयानक आभा नहीं थी। विनोद ने उन्हें एक चिड़चिड़ी मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, ये सब फालतू की बातें हैं, बस थोड़ी सफाई की जरूरत थी। विनोद अब भी अकेला रहता है, अपनी किताबों में खोया रहता है, लेकिन अब जब वह रात को सोता है तो उसे कोई भयानक चीखें या फुसफुसाहटें सुनाई नहीं देती। उसे आखिरकार अपनी शांति मिल गई है, लेकिन इस शांति की कीमत उसने अपनी रातों की नींद और अपनी चिड़चिड़ी आत्मा के कुछ बचे खुचे टुकड़ों से चुकाई है। उसे अब भी कभी कभी लगता है कि उसने एक और मुसीबत को ही गले लगाया था, लेकिन कम से कम अब यह मुसीबत उसके नियंत्रण में है और यही उसके लिए काफी था।